मेरा करीब 33 साल से ज्यादा का अनुभव खेती बाड़ी में है, और वो भी किसानों के बीच में रहने का। दूसरा संस्थान में था, अब यहाँ पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू में हूँ। तो मेरे जो भाव हैं, जो मैं बातचीत करूंगा, वो मेरे जो अनुभव रहे हैं खेती किसानी से, उसमें वो भी परिलक्षित होगा। देखिए, जब किसी भी तरह का कोई सुधार होता है तो उससे क्या फायदे होते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। उसमें उदारीकरण की बात थी, वैश्वीकरण की बात थी, निजीकरण की बात थी, और इसमें एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया गया था। तो ये जो सुधार आए थे 1991 में, उसके कारण जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो 1991 में $50 मिलियन था, और वो बढ़ के अगले 10 साल में 300% वो बढ़ गया था। और ये किसका परिणाम था? जो उदारीकरण की नीति हमने अपनाई थी 1991 में। इसी तरह से फॉरेन रिजर्व्स की हम बात करें तो 1991 में 50 बिलियन फॉरेन रिजर्व था, जो 2021 में 547 बिलियन डॉलर हो गया। कितनी उसमें बढ़ोतरी हुई। तो एक ये सुधार का परिणाम था। अब हम इनको एग्रीकल्चर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज एग्रीकल्चर में किस तरह की चीजों की जरूरत है। मैं बिल्स के बारे में बाद में बात करूंगा। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने की एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। और वो इसलिए है कि हमारे पास 350 लाख टन जो है पदार्थ है रखने के लिए प्रोड्यूस है, और उसमें से सिर्फ 226 लाख टन को ही हम रख पा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में। और एज ए रिजल्ट हमारे देश में 15 से 20% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। और इस संख्या को देखें, 300 जो 15 से 20% है, ये कई देशों के प्रोडक्शन से ज्यादा है। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में करें, और उसमें जो कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, इसकी हम बात करें। दूसरा एक विषय है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। जो हम डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक अहम विषय है। अभी तक हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैदावार बढ़ाने से किसान की आमदनी हो जाए, कम बढ़ जाए, और कई बार तो रेट डाउन होने से कम भी हो जाती है। तो जरूरत इस चीज की है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, उसको कैसे कम किया जाए। जो 15 से 20% है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है 3% से, लॉसेज हो रहे हैं 15 से 20%। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे देश में प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन जो सिर्फ 7% है, और वेजिटेबल के केस में तो सिर्फ ये 2% है। और दूसरे देशों की तुलना करें, फिलीपींस की करें, ब्राजील की करें, अमेरिका की करें, वहाँ 70% से ज्यादा वैल्यू एडिशन इन कंट्रीज में है, और हमारे देश में ये बहुत कम है। एज ए रिजल्ट उसके कारण जो है 15 से 20% लॉस हो रहा है। और इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है एग्रीकल्चर में। अब ओपन मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, और उसमें ग्लोबल मार्केट में वही जीत पाएगा, वही विनर होगा जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस उसके प्रोडक्ट में होगी। क्योंकि कंपटीशन आपका अब गांव लेवल पे या देश के लेवल पे भी नहीं है, ये कंपटीशन आपका जो है विश्व के लेवल पे है। तो हमारे प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिवनेस आना जरूरी है। और हम देखें कि अभी कोविड के समय में जो हमने कोविड की वैक्सीन निकाली, ये सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए ही नहीं थी, ये पूरे देश के लिए एक वरदान जो है साबित हुई, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी। और ये हमारा विश्वास था, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा कमिटमेंट था। इसी तरह का कमिटमेंट एग्रीकल्चर में भी जरूरत है। तीसरी चीज जो है सरप्लस मैनेजमेंट। पहले इस चीज को सोचा ही नहीं गया था, सरप्लस कभी होता ही नहीं था, कि हमें अपने खाने के लिए अन्न नहीं था तो सरप्लस की बात नहीं थी। अब जो है 76 मिलियन टन जो अनाज है वो हमारा सरप्लस है, और उसको कैसे भंडारण किया जाए, सुरक्षित भंडारण किया जाए, इसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एग्रीकल्चर में जरूरत है, सुधार की जरूरत है। तीसरी चीज, अब इसको फार्मर्स पर्सपेक्टिव में हम देखें, बिल्कुल अब जो एक गैप था इनकम में 1993-94 में, कि जो किसान की जो फार्मर और नॉन फार्मर के जो बीच में इनकम में गैप था, 1991 में ये 25,398 रुपए का था गैप।
अब वो गैप बढ़ के 1.4 लाख रुपए का हो गया है, यानी कि फार्मर की इनकम इन कंपैरिजन टू नॉन फार्मर जो है वो गैप बढ़ा है। इसको कम करने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है कि फार्मर्स की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, डबल किया जाए या उससे ज्यादा भी किया जाए और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम किया जाए। हमें ये भी देखना होगा जब हम इस बिल की बात करते हैं कि हमारे देश की एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ 85% जो फार्मर हैं स्मॉल और मार्जिनल है और जान करके आश्चर्य होगा कि 23% ऐसे किसान हैं जिनके पास तो 200-300 स्क्वायर मीटर ही लैंड है। इंटरनेशनली हम एग्रीकल्चर को देखें इंडिया की, हमारे पास में सिर्फ विश्व का 2.4% लैंड है एग्रीकल्चर की और 4.2% वर्ल्ड का वाटर है और इस 2.4% लैंड में हमें 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का भरण पोषण करना है और 11-12% एनिमल की पॉपुलेशन का भरण करना है। ये एक एग्रीकल्चर का हमारी का एक चित्रण मैंने थोड़ा सा दिया। अब हम बात करते हैं इस डिस्कशन के बाद कि जो ये बिल आए हैं, पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, जिसमें एमएसपी और एपीएमसी मंडी की बात की गई है। ये हर स्तर पर कहा जा रहा है और इतने बार कहा जा रहा है और कह चुके हैं हाईएस्ट लेवल पे कि ना तो मंडी खत्म होने वाली है ना एमएसपी खत्म होने वाली है। अब इसमें प्रोविजन क्या है, ये भी पूछा गया कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि मंडी खत्म हो जाएगी, वो लाइन को बताइए। एपीएमसी खत्म हो जाएगी ये बताइए, एमएसपी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें जो प्रोविजन है 3-4 मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग एंड फ्री इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट, यानी फार्मर डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकता है और अभी तक जो ट्रांजैक्शन होते हैं प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक वो 6-7 लोगों की चेन होती है और एज ए रिजल्ट फार्मर का जो शेयर है लास्ट पर्सन के शेयर में, जैसे कंज्यूमर है लास्ट, यदि कंज्यूमर 100 रुपए पे करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को तो किसान को उसमें से 23% ही मिलते हैं, 23 ही रुपए मिलते हैं 100 रुपए में से और 77 रुपए जो चेन में 5-6 लोग हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इसमें प्रावधान रखा गया है डायरेक्ट मार्केटिंग संभव है और जरूरी नहीं है डायरेक्ट मार्केट आप जो है मंडी ही ले जाए, आप अपने फार्म हाउस पे बेच सकते हैं, घर पे बेच सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में बेच सकते हैं। किसान अपना ग्रुप बना के एफपीओ बना के या ग्रुप बना के उसकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव बना के मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं और इसके लिए इनाम को जो ट्रेडिंग को बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो है इनाम की जो फैसिलिटी है उसको ऑनलाइन फैसिलिटी उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा। यदि आपको या किसान को किसी को लगता है कि भाई एपीएमसी में उसको दिक्कत है, बेचने में दिक्कत है या उसमें कटौती ज्यादा होती है या टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, तो वो जो है दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें बेच सकता है और अपने भी फार्मर्स मिलके अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। अब एमएसपी है तो एमएसपी रहेगा, यदि उससे ज्यादा आपको कहीं मिलता है तो वो भी आप बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बाध्यता कहीं नहीं है कि आप इस बिल के अनुसार ही बेचेंगे, आपको जैसे बेचना है पहले बेच रहे थे वैसे बेचिए और एक आपको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है क्योंकि ये तो एक नियम है कि जब कंपटीशन जो बायर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस ज्यादा मिलने की गुंजाइश होती है। जब एक मोनोपोली हो जाती है कि एक ही जगह आपको बेचना है तो उसको जैसे भी उसकी चलेगी वैसे वो खरीदेगा, जैसे नियम लगाएगा आपको पालन करना है। लेकिन आपको यदि विंडो और भी दे दी जाए कि यहाँ भी बेचें, यहाँ भी बेचें, वहां भी बेच सकते हैं, तो उसमें जो है आपका प्राइस जो है बेटर मिलने की संभावना है, कंपटीशन उसमें होता है। दूसरा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट और एक ही लाइसेंस हर जगह मान्य होगा और सिंगल मार्केट ही फीस लगेगी, अलग अलग मंडियों में उसको फीस नहीं लगेगी और एक तरह से यूनिफाइड मार्केट, वन कंट्री वन मार्केट का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। तो ये 3-4 प्रोविजंस इसमें हैं। अब इसमें फार्मर्स का फियर क्या है, वो कहते हैं कि साहब कुछ को एप्रीहेंशन है या तो उनको अवेयरनेस की कमी है या जैसे भी उनको किसी तरह से कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि 2013-14 में 33,877 करोड़ रुपए का व्हीट का प्राइस दिया गया था किसान भाइयों को और जो अब बढ़ के 2020-21 में 75,060
करोड़ रुपए हो गया है, यानी कि करीब 2 गुने से भी ज़्यादा जो है इस पीरियड में उनको बढ़ोतरी हुई है। तो यदि ये खत्म हो रहा होता है एमएसपी, तो इसमें ये बढ़ोतरी किस तरह से हो रही है, ये जो है थोड़ा-सा सोचने की बात है। दूसरा, जो 1920 1900 2019 और 20 में जो गेहूँ का उत्पादन हुआ था, जो गेहूँ उत्पादक थे, जो बेनिफिशियरी थे, वो जो थे आपके 35,57,000 थे। अब जो है वो बी ये 2019-20 का आंकड़ा है। 1 साल बाद ही जो बेनिफिशियरी थे व्हीट के, वो बढ़ गए 43,36,000 हो गए। यानी कि करीब-करीब जो है 7 लाख जो है बेनिफिशियरी बढ़ गए। यदि वो एमएसपी खत्म हो रहा था, तो ये संख्या कैसे बढ़ रही है? तो ये भी इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। इसी तरह से हम धान की बात लें, 2013-14 में 63,928 करोड़ का जो है फार्मर्स को पेमेंट किया गया था, जो 2020-21 में बढ़ के डबल हो गया, 1,72,752 करोड़ हो गया। तो इस तरह से ये जो है फिगर बताते हैं कि इसका कोई असर नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिव ही है। तीसरी चीज़, दूसरा जो इनका, मैं और ज़्यादा उदाहरण नहीं दूँगा, इसमें शेयर कर सकते हैं बाद में। एपीएमसी खत्म हो जाएगा। अभी था एमएसपी की बात मैं कर रहा था कि किस तरह से आंकड़े एमएसपी लागू होने के बाद भी किस तरह से ये संख्या बढ़ रही है, प्रोडक्शन के टर्म्स में भी और उसके बेनिफिशियरीज के टर्म्स में भी। अब एपीएमसी खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि ई-नाम की 1000 जो मंडी हैं, वो आज के समय में चल रही हैं और उससे जो है 1.6 करोड़ फार्मर्स उसमें रजिस्टर्ड हैं और 1,14 लाख करोड़ का जो है उसमें ट्रेडिंग हो चुकी है। 1000 इनाम की मंडी, 1.68 करोड़ फार्मर्स और 1.14 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड उसमें हो चुका है। इसी तरह से जो बजट में प्रोविजन किया गया है कि 1000 मंडी भी और भी खुलनी है, 1000 ऑलरेडी हैं, 1000 और खुलेंगी और ये टोटली ट्रांसपेरेंट है। आज किसान का माल जो है ई मंडी में बिका है, शाम तक, रात तक उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। अब जो आत्मनिर्भर भारत आया है, जो एपीएमसी में ये बात हो रही है कि खत्म हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ इसका उल्टा है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो जो बजट 2021 का आया है, उसमें ये प्रोविजन रखा गया है कि इन मंडियों को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एमएसपी में हम बात कर रहे हैं, वहां भी ज्यादा बेनिफिशियरी हो रहे हैं, ज्यादा जो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मंडी की जहां बात कर रहे हैं, ई मंडीज वो ज्यादा खुल रही हैं, उससे करोड़ों लोग जो जुड़ी चुके हैं, 1.68 करोड़ फार्मर जुड़ चुके हैं और एपीएमसी मंडी जिसका ये खतरा है कि ये खत्म हो जाएंगे, उसको भी बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, उसको भी इसमें यूज करने के लिए सिफारिश बजट में की गई है। दूसरा, जो इंटरमीडिएरी हैं या बिचौलिए हैं, उनकी जो सोच है कि भाई हमको नुकसान होगा, फीस खत्म हो जाएगी, तो उसमें सिंगल लाइसेंस फॉर ट्रेडिंग उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अलग-अलग मंडियों के लिए, तो सिंगल लाइसेंस फॉर ट्रेडिंग का प्रावधान रखा गया है और सिंगल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग, वन वन टाइम फी ओनली। हर जगह उनको फीस देने की जरूरत नहीं है और जो लाइसेंस राज हम कहते थे कि लाइसेंस मिलना बड़ा मुश्किल है, उसमें भी इजी किया गया है कि आराम से उनको लाइसेंस मिल सके। तो ये किसानों के लिए, बिचौलियों के लिए और जो भी खेती से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नेगेटिव हो। सारी चीजें इसमें पॉजिटिव हैं, फायदे वाली हैं। एक दूसरा रेगुलेशन जो लाया, जिसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है कि जमीन चली जाएगी, खेती चली जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है, अभी इनफॉर्मली हो रही है और 20 स्टेट जैसे तमिलनाडु है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, आसाम है, गुजरात है, राजस्थान है और भी बहुत सारी जो प्रदेश हैं, उसमें ऑलरेडी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, लेकिन इसको
रेगुलेट किया गया है, इसमें सुधार लाए गए हैं, इसको कोई वो नहीं किया गया। तो सुधार क्या लाए गए हैं कि ये फार्मर्स के हित में इसको बनाया गया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिसमें जो है जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होगा उसकी गारंटी दी जाएगी और उसमें ज़मीन से संबंधित से लैंड को सेल करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, उसको लीज़ करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इसमें किसानों को क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ 85% किसान छोटे हैं। अब वो उन फसलों में नहीं जा सकते जिनमें जो है फ़ायदा होना है, डाइवर्सिफ़िकेशन वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये शंका है कि वो मान लीजिए उन्होंने हर्बल प्लांट है, एलोवेरा है, हरड़ है, लेमन ग्रास है, यहाँ जैसे कुछ फार्मर्स कर रहे हैं, तुलसी है, हींग है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे किसान की आमदनी जो है, लेवेंडर है, कई गुना बढ़ सकती है और इन कुछ फार्मर्स हमने मिले भी, देखे उनकी आमदनी, जैसे लेवेंडर का एक किसान है हमारा भदोवा में, वो 4 लाख रुपए 1 एकड़ में कमा रहे हैं। जबकि यहाँ का जो लोकल जो एवरेज फार्मर की इनकम है, वो 32,000 पर एकड़ है। क्यों संभव? वो कर पाया, लेकिन हर किसान के बस की ये नहीं है। तो डाइवर्सिफ़िकेशन की ज़रूरत है इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे किसान बहुत छोटे हैं और इस छोटी ज़मीन में, जैसे यहाँ का मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूँ, ऑन एन एवरेज जो है 1 एकड़ की यहाँ लैंड होल्डिंग है, जिसमें 75% जो क्षेत्र है वो रेन-फेड है, कंडी एरियाज़ है, उत्पादन क्षमता उनकी जो नेशनल एवरेज के 60% है। तो यहाँ ज़रूरत है कि इन किसानों से जो है 3-4 महीने का भी भरण-पोषण नहीं हो सकता है, गेहूँ धान पे वो जाएँगे तो। लेकिन डाइवर्सिफ़िकेशन होगा तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। मछली पालन की मैं बात कहूँ, किसानों से बात की, 1000 मीटर में मछली पालन से 1 लाख रुपए की आमदनी हो रही है नेट। यानी कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, तो उसमें जो है 10 लाख रुपए 1 हेक्टेयर में आमदनी हो सकती है। ये संभावना है और हो भी रहा है। लेकिन हर किसान रिस्क नहीं ले सकता छोटा। तो यदि ये डाइवर्सिफ़िकेशन होगा, ये कब होगा कि कोई उद्यमी ये आपको इंश्योर करे कि आप प्रोड्यूस करिए, हम उसको खरीदेंगे, तो किसान डाइवर्सिफ़िकेशन की तरफ जाएगा। और जो उसको भी ये निश्चित करना होगा, जो इंडस्ट्री है या बिज़नेस पार्टनर है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, उसको भी ये विश्वास होना चाहिए कि मुझे इतनी क्वांटिटी मिलने वाली है, निश्चित है, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड स्टोरेज में, वैल्यू चेन में। तो ये दोनों के लिए, बल्कि तीनों के लिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और जो हमारा एग्री एंटरप्रेन्योर है, इन तीनों के लिए एक ये अच्छी बात है। किसान का वो रिस्क कम हो जाएगी, वो हाई वैल्यू क्रॉप्स में जाएगा, जो प्रोसेसर है उसको निश्चित है कि इतना अमाउंट उसको मिलेगा, वो प्रोसेस करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा और कंज्यूमर को रीजनेबल रेट पे वो चीज़ मिलेगी। और एक जो बहुत बड़ा देश को फ़ायदा होगा, जो हम कह रहे थे कि 15 से 20% जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, और वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और फ्लावर्स में, तो ये वेस्टेज कभी-कभी 30%, 40%, 50% भी चली जाती है। तो इसको रोकना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वंस ही मेड ए स्टेटमेंट, ज़ीरो हंगर थ्रू ज़ीरो वेस्टेज, यानी हम वेस्टेज को कम कर दें तो हमारे देश की भुखमरी खत्म हो सकती है, संपन्नता बढ़ सकती है, सिर्फ एक ही इंटरवेंशन से कि जो 15-20% परसेंट हमारा अन्न वेस्ट हो जाता है। तो इसका माध्यम ये है कि यदि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो वैल्यू एडिशन का जो समस्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ही हो सकता है। वो कोई भी चीज़ उगा सकता है, आप एलोवेरा को वो उगा सकता है, लेवेंडर को उगा सकता है, तुलसी को उगा सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या करे? तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया है, फार्मर उगाए, दूसरा एक इंडस्ट्री उसके साथ में जुड़े, वो प्रोसेसिंग करे, वैल्यू एडिशन करे, कूल चेन डेवलप करे, वैल्यू चेन डेवलप करे और कंज्यूमर तक उसको पहुँचाए। ये देश के एक हित में बहुत अच्छी चीज़ है। और जो एप्रीहेंशन है कि लैंड चली जाएगी, लैंड का कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपकी लैंड रहेगी। दूसरी चीज़, जो लिटिगेशन कोई होता है, तो उसमें ये बात थी कि भई एसडीएम तक जाएँगे, एसडीएम विल बी इन्फ्लुएंस्ड, जो बड़े लोग हैं वो इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि फार्मर के हित में ही सोच के कहा गया है, क्योंकि अच्छे-अच्छे लोग भी कोर्ट में जो है बड़ा टाइम लगता है और किसान के बस की नहीं है कि वो जो है लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट में जाए और अपनी बात रखे। वहाँ भी तो वकील बड़े-बड़े हायर करने होंगे यदि आपको किसी से। तो ये एक प्रोविज़न इसलिए रखा गया कि भाई किसान की क्षमता नहीं है, वो शहरों में जाए, कोर्ट में केस लड़े, तो एसडीएम के लेवल पे ही वो चीज़ें सुलझ जाएँ।
फिर भी बार-बार गवर्नमेंट में भी टीवी देखता हूँ, हाईएस्ट अथॉरिटी का मैं बयान सुनता हूँ कि यदि इसमें भी कोई प्रोविजंस में कोई संशय है, कोई शंका लगती है, तो उसके लिए भी सरकार जो है सहर्ष उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार है, जिस तरह का आप चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये भी वैकल्पिक है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा नहीं है कि इसे बिल पास हो गया तो किसान को बाध्यता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी है। यदि वो चाहता है, यदि उसको लगता है कि भाई मेरी आमदनी इस तरह से नहीं बढ़ सकती, मैं ये करना चाहता हूँ, हाई वैल्यू क्रॉप्स लेना चाहता हूँ, कम ज़मीन में अधिक आमदनी लेना चाहता हूँ, तो यदि कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जो मेरे प्रोडक्ट को एक एश्योर्ड प्राइस पे खरीदे, इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और इसको हमें आत्मनिर्भर भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। जो ये हमारा जो बिल है, इसमें जो आत्मनिर्भर भारत में एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो दिया गया है, मैंने पहले भी ज़िक्र किया 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपए का डेयरी पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, 10,000 करोड़ का माइक्रो एंटरप्राइज़ प्रमोशन के लिए दिया गया है, हर्बल प्रमोशन के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान है, उसके अलावा बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं टॉप टू टोटल के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 का है, मत्स्य के लिए 20,000। ये सब भी इसी में आएगा कि इससे भी किसान भाई जो है जो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग ये सब कर सकें, ये इसको हमें जोड़ के देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो मार्केटिंग में मैंने पहले बताया कि जो कंज्यूमर का जो प्रोड्यूसर का शेयर है कंज्यूमर रूपी में, वो सिर्फ 23% ही है, 77% नॉन प्रोड्यूसर का है। तो यदि ये प्रावधान आते हैं, प्रोसेसिंग होती है, वैल्यू एडिशन होती है, चाहे अपने माध्यम से करे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से करे, तो उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होना निश्चित है। तीसरा जो था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है, एक जो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी चीज़ को, वो भी ये लागू किया गया है कि मान लीजिए 100% प्राइस बढ़ जाता है हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स के उसमें और 50% नॉन एग्री फूड में बढ़ जाता है, तो वो फिर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएँगे, अदरवाइज़ इसको रिस्ट्रिक्शंस को होर्डिंग को खत्म कर दिया। अब यदि मार्केट में रेट जो है बढ़ता है, रिस्ट्रिक्शन तो इसलिए लगाया ना कि रेट ना बढ़े और रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया जाए, तो मार्केट में यदि रेट कमोडिटी का बढ़ता है, तो उसमें फ़ायदा किसका है? हो सकता है कंज्यूमर को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ज़्यादा पैसा देना पड़े। लेकिन यदि रेट बढ़ता है, वो तो रेट कंट्रोल के लिए तो ये रिस्ट्रिक्शंस थे और रेट यदि बढ़ता है मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटी का, तो मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा तो किसान को है। उसके प्रोड्यूस को ज़्यादा रेट मिलेंगे। इस तरह से हम देखें कि जो तीनों प्रोविजंस हैं, उसमें जो है इन तीनों चीज़ों में किसी भी किसान को किसी तरह का एप्रीहेंशन नहीं होना चाहिए और उसके लिए जो है ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम किसानों के जो एप्रीहेंशन है उनको रिमूव करें। उनका जो उनको थोड़ा एजुकेट भी करें कि और हम ये हर माध्यम से कर रहे हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर ज़िले में हैं। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, जो भी मेले ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें हम इनकी चर्चा करते हैं, इनके पैम्फलेट को भी हम बाँटते हैं और उनके एप्रीहेंशन भी आते हैं कोई, तो उनको भी जो है हम सुझाव देते हैं कि भई इसमें ऐसी बात नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तो यहाँ जो है 85% से जो किसान हैं वो बहुत ही छोटे हैं। यहाँ जैसे नेशनल एवरेज है हमारा लैंड होल्डिंग का 1.08 हेक्टेयर है। यहाँ सिर्फ 0.5 हेक्टेयर ही है, करीब-करीब 1 एकड़ ही ज़मीन है, 1 सवा एकड़ ज़मीन है। और यहाँ मार्केटिंग की भी प्रोसेस अभी दिक्कत है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ की दिक्कत है, सिर्फ 1% ही प्रोसेसिंग होती है, जब नेशनल एवरेज 7% का है। और एज़ अ रिज़ल्ट जो है 30% यहाँ लॉस हो जाता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि किसान को काटने के बाद में उसको स्टोरेज करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी वैल्यू एडिशन करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना। बड़ा सरप्राइज़ होगा आपको जान के कि यहाँ पर जो शहद है, यहाँ का शहद ₹100 ₹150 तक बिक रहा है और कोई ऐसी पॉकेट होगी जहाँ 200 ₹250 भी बिक रहा होगा। किसानों से हम अमूमन मिलते हैं तो 100 ₹150 किलो में जो है शहद बिक रहा है। वही शहद किसी कंपनी के डब्बे में डाल दिया जाता है, 450 हो जाता है। वही शहद जब उस पे ऑर्गेनिक लिख दिया जाता है, वो 800 हो जाता है और एक शहद दिल्ली में बिक रहा है।
उसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक हनी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर का जो शहद है वो तो बिक रहा है 150 रुपए, और वहां दिल्ली में उस पर लिख के ऑर्गेनिक हनी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर वो 1100 रुपए का बेचा जा रहा है। यदि ये प्रावधान लागू होंगे, यदि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू होगी, तो किसान कहेगा, बार्गेनिंग करेगा कि भाई देखो मैं आपको 5 क्विंटल शहद पैदा करके दूंगा और मेरा रेट जो होगा 400 रुपए। यदि एग्रीमेंट होता है तो वो खरीदेगा, वो क्योंकि उसको आगे और भी ज्यादा पैसे में बेचने की संभावना है। और यहाँ के जो क्षेत्र का जो हनी है वो बहुत ही प्योर होता है, वो सारी चीज उसकी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ जैसे मैं आपको बताऊं, स्पेशलिटी आइटम है, मान लीजिए यहाँ का जो आर एस पुरा जो क्षेत्र है, यहाँ का चावल वर्ल्ड फेमस है। राजमांस है हमारा भद्रवा का, वो वर्ल्ड फेमस है। काला जीरा यहाँ का बहुत फेमस है। लेकिन वो क्यों नहीं ब्रांड हो पा रहा, क्यों नहीं वो देश में पहुंच पा रहा, क्यों नहीं वर्ल्ड में वो पहुंच पा रहा? क्योंकि किसान की क्षमता उत्पादन की तो है, वो एक उत्पादक हो सकता है, लेकिन उसकी पैकेजिंग करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसकी एक्सपोर्ट की बात करना, वो उसके बस की नहीं है। तो ये एक अनुबद्ध है, एक ये अरेंजमेंट है, एक ये मैकेनिज्म है, जिसके जरिए जो किसान का, यहाँ एक अब्दुलिया जगह है बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर आर एस पुरा में, सुशीतगढ़ बॉर्डर, वहां हर घर में मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। और मैं जब वहां गया पता लगा वो बहुत फेमस है, लेकिन फेमस सिर्फ जम्मू तक है। वो बीकानेर की भुजिया तक से चल के जो पूरा वर्ल्ड में पहुंच गया वो नहीं हुआ। कितने साल से वो कर रहे हैं। यदि कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आता है और एश्योर करता है कि आप बनाइए, इस तरह का बनाइए, हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे, पैकेजिंग में भी हेल्प करेंगे, आपकी ब्रांडिंग करेंगे और हम उसको बेचेंगे, तो उसमें विन विन सिचुएशन है। उसमें नुकसान किसी का नहीं है, दोनों का फायदा है। और वो उनका प्रोडक्ट पूरे देश में भी यहाँ से जाएगा। ये सिटी ऑफ टेम्पल्स है, मैं और एग्जांपल, सिटी ऑफ टेम्पल्स है जम्मू। इतने क्विंटल यहाँ फूल जो चढ़ाए जाते हैं फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। हम सोच रहे हैं कि किसी एंटरप्रेन्योर को यहाँ लाएं, वो हमारे यहाँ की महिलाओं को ट्रेनिंग दें, वो फूलों से, ऑर्गेनिक फूलों से जो है वो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएं फूलों से। और उसको, क्योंकि वो बना तो सकती हैं, ट्रेनिंग आपने दे दिया, रॉ मटेरियल है, ट्रेनिंग आपने दे दी, वो बना सकती हैं। लेकिन आगे उसको ले जाना, उसकी पैकेजिंग करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसको पूरे शहरों में बेचना, वो उनकी क्षमता नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस देश में जहां पर 85% किसान छोटे हैं, मझले हैं, उनकी क्षमता कम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा है, संगठित नहीं है, वहां इस तरह के जो प्रोविजंस हैं किसानों को आने वाले समय में हेल्प करने वाले हैं। और इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है वो भी बहुत मदद करने वाला है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें किसान संगठित होकर अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे जो क्षेत्र है प्लेन के, वहाँ 300 किसान को संगठित होना होगा यदि एफपीओ बनाना है। और जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है जैसे हम हैं, तो यहाँ 100 किसान मिलकर उसको कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी को भी 50 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का वो दिया गया है, नाबार्ड की तरफ से दे रहे हैं हमें भी। तो उससे जो है हम किसानों को, अब जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब की किसकी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करें कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रोडक्ट है जिसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे सामा डिस्ट्रिक्ट है, वहां हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको मशरूम डिस्ट्रिक्ट हमने घोषित किया है। इसी तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसको स्पाइस डिस्ट्रिक्ट किया है। जम्मू को हमने जो है आपका डेयरी डिस्ट्रिक्ट कहा है, पूंछ को हमने टेकन नट का कहा है। तो ये सब प्रावधान होने से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एंड उसके बाद में मैं कहना चाहता हूं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो आज के समय में फोकस कर रही है वोकेशनल एजुकेशन पे। हमारे देश में सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ 5% है। हम साउथ कोरिया की बात करें तो 95% है, जर्मनी की बात करें तो 85% है, अमेरिका की बात करें तो 65% है। हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ 5% है। और अब बात हो रही है कि 2025 तक इसको 50% किया जाए और 35 तक इसको 80% वोकेशनल एजुकेशन किया जाए। और जब वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो सिंगल एक ऐसा एरिया है एग्रीकल्चर, जो 43% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, 70% जीडीपी में इसका शेयर है, तो उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बहुत संभावना है। तो मैं इसलिए इसका रेफरेंस दे रहा था। यदि हम 3-4 चीजों को देखें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, आत्मनिर्भर भारत को देखें, और हम जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें और इन तीनों बिलों को उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये एक दूरगामी बिल है जो भारत की खेती की दिशा और दशा सुधारने में सहायक होगा और जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है, वो किसानों से और हमारे खेतों से, गाँवों से होके गुजरेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत-बहुत धन्यवाद।